Welcome students. Now we will start new chapter structure of the atom. स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में हम लोग पिछले चैप्टर के बेसिस पे हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या वाकई में एटम डिविजिबल है, और अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब कि डाल्टन का सारा प्रिंसिपल वो झूठा साबित होता है। कुछ प्रिंसिपल उसके सही थे, जैसे फिक्स्ड रेशियो और फिक्स मासेस, यानी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत था डाल्टन का वो सही था, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल बोला था तो वो सही नहीं था। आइए अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का कंसेप्ट आखिर आया कैसे? पदार्थ को तोड़ा गया तो अणु मिला, मॉलिक्यूल्स मिला, और मॉलिक्यूल को तोड़ा गया तो एटम मिला। एटम तक तो सही था डाल्टन का सिद्धांत, लेकिन जैसे ही कुछ साइंटिस्ट ने पाया कि पदार्थ में आवेश आने लगा है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं, कुछ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हैं, तो ये चालन कैसे हो रहा है? तो वहां से उनके दिमाग में आया कि ये अगर चालन किस कारण से है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली वो घुसना चाहें और देखना चाहें कि कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है उस कंडक्शन ऑफ करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तब पता लग पाया कि वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह का चार्ज इक्वली काम करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाले जे थॉमसन, उन्होंने ही पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, और उससे पहले गोल्डस्टीन ने एक रे का खोज किया था जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, मैटर में पॉजिटिवली चार्ज था, तो उसका नाम उस समय के लिए रखा गया था कैनाल रे, लेकिन बाद में इसका नाम प्रोटॉन रखा गया। प्रोटॉन का जो मास होता है लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन चार्ज में इक्वली होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट नेचर पे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। परमाणु के भीतर ये जो दो कण पाए गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को धारणा को गलत किए, साबित कर दिया गया गलत। जे थॉमसन ही पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉडल को दिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा, और गोल्डस्टाइन का अगर बात करें तो इन्होंने प्लस चार्ज को खोजा जिसका नाम प्रोटॉन रखा गया, लेकिन इसका पहला नाम था कैनाल रे। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस का किया था, कंफ्यूज मत होइएगा, रदरफोर्ड न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का उन्होंने खोज किया था। तो न्यूक्लियस अलग होते हैं और उसके आसपास घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया, ओरिजिनली यही आंसर है, और प्रोटॉन एक कैनाल रे के रूप में था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं थॉमसन का एटम मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उनका जो मॉडल था, उन्होंने यही कहा था कि पूरा एटम एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। पूरा का पूरा एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लगे सूखे मेवे के जैसे वो छितराया हुआ है, यानी कि उस एक गोला कंसीडर कीजिए, तरबूज, और तरबूज को काटने के बाद इलेक्ट्रॉन बीज के रूप में इधर उधर फैला हुआ है। तो ये मॉडल था थॉमसन का। तो यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिलता है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, एकदम पूरा भरा पड़ा है, तो थॉमसन मॉडल का कहना था कि ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसमें तरबूज के सीड के अनुसार, सीड के जैसा ही फैला हुआ है। तो तरबूज के सीड के अनुसार जैसे
इस तरह से। ठीक है, तो ये थॉमसन मॉडल जो था, थॉमसन मॉडल तरबूज से कंपेयर किया गया, थॉमसन मॉडल। इस बेसिस पे उन्होंने क्या दो चीज सबसे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने बोला कि ये जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर से धसे हुए हैं, यानी कि अंदर से वो इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। और दूसरा चीज ये कि उसमें निगेटिव और पॉजिटिव जो भी चार्ज हैं मैग्नीट्यूड में, वेट में समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए पूरी तरह से एटम उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रली चार्ज, यानी कि जीरो आ गई, क्योंकि समान है। अगर +5 है तो -5 जरूर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये कहता है। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक गोल्ड फॉइल पे बेस्ड था। गोल्ड फॉइल का जो हम लोग लिए, उसमें 1000 एटम के बराबर उसका थिकनेस था, यानी कि इतना थिन था कि उसमें मात्र 1000 एटम को ही लिया गया, और 1000 एटम की इस तरह से कि एक लाइन में ही वो सज पाया, इतना थिन था, एक सीट के रूप में। और इधर से अल्फा कण को प्रोजेक्ट किया गया। ये अल्फा कण हीलियम से निकाला गया था। ठीक है, हीलियम से निकाला गया अल्फा कण, देखा गया कि कुछ अल्फा कण एकदम स्ट्रेटली पास कर गए, और कुछ अल्फा कण जिस रास्ता से आए थे उसी रास्ता से मूव कर गए, और कुछ अल्फा कण एक एंगल बना करके डेविएट हो गए। तो इस तरह से क्या देखा गया, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किए कि ये जो अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज था और वो जहां पे डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब कि ये डिफ्लेक्शन कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया होगा, और ये जो डायरेक्ट पास कर गए, ये जो डायरेक्ट पास कर गए वो वहां पे एक गैप था। ठीक है, और जो अल्फा कण वापस उसी अपने ही डायरेक्शन में मुड़ गए, इसका मतलब वहां पे प्लस चार्ज था। इसका कहने का मतलब कि वो गोल्ड फॉइल एटम जो था वहां पे इलेक्ट्रॉन भी था और प्लस चार्ज न्यूक्लियस भी था। ठीक है, प्लस चार्ज जहां पे था वो चीज को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया गया, और जहां जहां वो डेविएट किया गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस माना गया, प्रेजेंस। तो वो जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन था और गैप भी था, तो एक मॉडल उन्होंने तैयार किया जिसमें उन्होंने माना न्यूक्लियस पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और एक परमाणु का सारा वेट पूरी तरह से न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है, यानी कि बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा चीज कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से प्लस चार्ज के चारों ओर घूमता है। ठीक है, वो भी फिक्स एक सर्कल में। और तीसरा चीज, नाभिक का यानी कि न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो एटम के आकार में काफी कम होगा, वो नाभिक का बहुत ही कम। अगर पूरा पृथ्वी को एटम मान लिया जाए तो नाभिक का एक सरसों का दाना हम लोग मान सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। पूरा एटम का वेट, एटॉमिक वेट वो न्यूक्लियस में ही होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। रदरफोर्ड अगर देखा जाए इससे क्या क्या हमको पता चला कि सबसे पहले तो डाल्टन का थ्योरी खत्म, जे थॉमसन भी बोले वो भी खत्म, क्योंकि पूरा तरह से एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, पूरा तरह से नहीं, उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज होता है। और दूसरा चीज, अब रदरफोर्ड में कमियां क्या क्या है। रदरफोर्ड ने कहा कि कोई भी आवेशित कण अपने सर्कल में एक्सेलरेट हो जाएगा और एक्सेलरेशन होने के बाद वो अपना ऊर्जा एनर्जी को वो रिलीज करते जाता है, यानी कि लूज करते जाता है। इस प्रकार वो एक अस्थाई अपना सर्कल में अस्थाई सेल में घूमते हुए अपना ऊर्जा लॉस करते चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से वो टकरा जाएगा। तो उनका मॉडल ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता हुआ, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करता हुआ एक दिन न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। तो ये जो मॉडल आया, ये जो बाद में बोर का परमाणु मॉडल आया, एटॉमिक मॉडल, ये रदरफोर्ड के मॉडल को झुठला दिया। कैसे? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज से अगर टकरा जाता है तो मैटर एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो फिर दुनिया बनेगा कैसे, दुनिया चलेगा कैसे? तो इस वजह से रदरफोर्ड के मॉडल में कमी था। अब नेक्स्ट है बोर का एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल आपका सिंपल बोर्स मॉडल जो है वो पूरी तरह से उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सेल में घूमता है और उसमें कोई ऊर्जा विकिरित नहीं होता है, ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, यही दो चीज बोला गया था। इलेक्ट्रॉन फिक्स सेल में घूमता है और इलेक्ट्रॉन का कोई अपना लूज एनर्जी नहीं करता है। ये दो चीज है बोर्स मॉडल। तो वहां पे रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट आया वो झूठ साबित हुआ। बोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि इलेक्ट्रॉन, हर सेल का एक अपना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझें, ये न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। ये सेल जो है के एल एम एन, इस नाम से उन्होंने सेल को जाना। और k इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। ये चार सेल का नाम उन्होंने रखा और चारों सेल में फिक्स इलेक्ट्रॉन का संख्या उन्होंने बताया एक फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n², जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ सेल है। ये 1 2 3 जो है ना, ये स्मॉल n ही है। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2, यानी कि k के लिए 2 और l के लिए 4 2 8, n के लिए 3 3 9 2 18 और 4 के लिए 4 4 16 2 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2 8 18 32 का कंसेप्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते कैसे हैं। हम लोग 1 बाय 1 एलिमेंट का बनाते चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग का ये सिलेबस थोड़ा आधा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आइसोटॉप्स, फिर मास नंबर, एटॉमिक नंबर, धीरे धीरे करके ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।